ओके, तो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो लास्ट फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उस फंक्शन में ये था कि जो जो भी फंक्शन था उसकी डोमेन तो थी सभी रियल नंबर्स, मगर इसकी रेंज थी केवल और केवल इंटीजर्स। वैसे ही यहाँ पे देखिए ध्यान ध्यान से नाम क्या आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब फंक्शन कैसा भी हो, उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो एक फ्रैक्शन ही आना चाहिए। फ्रैक्शन का मतलब कहने का कि इंटीजर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। y या फिर एफ एक्स जो डिफाइन किया जाता है फंक्शन, वो इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, y और एफ एक्स इज गिवन बाय x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ठीक है, x है कंप्लीट वैल्यू, उस कंप्लीट वैल्यू में अगर हम इंटीजर को ही माइनस कर दें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें मिल जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, हमें फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे मैं केवल एग्जाम्पल लिख रहा हूँ अभी। मान लीजिए लेट किया मैंने x इज इक्वल्स टू 1.5। ओके, तो अब हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगी देन, y बराबर 1.5 माइनस 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस 1, क्योंकि यहाँ तो इंटीजर आंसर आना है। तो 1.5 में 1 रिड्यूस हो गया, तो जैसे ही 1 रिड्यूस करेंगे वी विल गेट 0.5। ठीक, एक एग्जांपल लिया मैंने जब हमने x की वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर की है। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल इन विच x इज नेगेटिव, -2.3। इस तरह का नंबर कंसीडर कर लिया। सो अब कितना आएगा, -2.3 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ -2.3। अब इस तरह से आएगा। ठीक, सो -2.3 और नेगेटिव नंबर में इंटीजर पार्ट की वैल्यू का आंसर रिजल्ट कितना आएगा ये बताओ मुझे। इस वैल्यू की वैल्यू, इस पार्ट की वैल्यू क्या आएगी वो बताइए, कितनी हो जाएगी। -2.3 इन इंटीजर वैल्यू, क्या आएगा इंटीजर इसका, बताओ जल्दी से, इस वैल्यू का रिजल्ट। किसी को नहीं पता, कोई नहीं आंसर कर रहा। कितनी हो जाएगी बेटा इसकी वैल्यू बताइए, कोई भी बताओ। -2.3 इन इंटीजर वैल्यू, इसकी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो -3 हो जाएगी ना ये वैल्यू। तो अब यहाँ पे हम -3 रखेंगे और एक माइनस पहले से है, तो माइनस और ये -3 जो आएगा कितना बन जाएगा, +3। अब 3 में 2.3 माइनस कर दो आप, कितना बच गया, 0.7। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.7। ठीक, तो देखो पहले भी जब पॉजिटिव थी एक्स की वैल्यू तो भी आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, जब एक्स को हमने एग्जांपल या नेगेटिव वैल्यू का अगेन आंसर इज पॉजिटिव, मतलब फ्रैक्शन में। ठीक, तीसरा एग्जांपल, व्हेन एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर ले कंसीडर कर लिया 5। अब 5 की वैल्यू आएगी 5 माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ 5। तो 5 की इंटीजर वैल्यू तो खुद 5 ही रहना है, तो 5 माइनस 5 दैट इज 0। ठीक है, यानी इस इंटीजर का जो आंसर है ना, सॉरी इस फंक्शन का जो आंसर है वो 0, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 हो सकती है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो 0.999999 इस तरह की ही होगी, बट 1 कभी नहीं होगी। क्योंकि आप देखो कभी भी इन दोनों के बीच का जो गैप होगा ना, जो डिफरेंस होगा वो 1 नहीं आ सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल आप रखेंगे इट विल बी आइदर 0 और लेस देन 1, बट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। बराबर 0 तो है बट 1 के बराबर कभी भी नहीं आएगा वो। ठीक, तो अगर हम अब इसकी डोमेन की बात करें, इस फंक्शन के डोमेन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो डोमेन है R, दैट इज ऑल रियल नंबर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये तो है डोमेन।
इसके बाद अगर मैं रेंज की बात करूं, तो रेंज क्या होगी ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया, सबसे स्मॉल वैल्यू तो जीरो आएगी, मीन्स जीरो, जीरो से बिगनिंग मगर वन पे एंडिंग। और क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू है ना, तो फ्रैक्शन आपको पता है वन से बड़ा होता ही नहीं है। नाम में भी देख लो फ्रैक्शन आ रहा है ना वहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और फ्रैक्शन वी नो इट इज कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन, इक्वल्स टू वन होती है मैक्सिमम वैल्यू। बट इस केस में वन के बराबर भी नहीं आएगी, तो इसलिए वन लिखा है मगर उसे ओपन ब्रैकेट से इंक्लूड किया है, मतलब ओपन ब्रैकेट वहाँ पे शो किया है। इसका मतलब ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इस वैल्यू तक इसकी अप्रोच है। ठीक, तो जीरो से वन हो गया ये। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करके और देखना है, ठीक है ना। नाउ वी नीड टू ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब हम इसका ग्राफ और ड्रॉ करने वाले हैं, तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो मैं इधर ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इस साइड में। तो ग्राफ किस तरह का बनेगा आप वो और समझिए आप। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जैसे इंटीजर पार्ट की ग्राफ ड्रॉ किया था ना, सिमिलरली हम इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब हमारी एक्स की जो रेंज है, व्हेन एक्स इज 0 to 1, ठीक है, जीरो से जब वन के बीच में होगा, नेगेटिव नंबर्स भी हम कंसीडर करेंगे अभी, ठीक है। तो y कहाँ से कहाँ लाई करेगा, अब देखो। अब मुझे ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक इंटीजर वैल्यू को हमेशा इंक्लूड करवाएंगे, कौन सी वैल्यू को वो अभी हम समझते हैं। हम इस वैल्यू को हमेशा इंक्लूड करवा के चलेंगे, ठीक है। जीरो को तो हमने इंक्लूड करवाया है, लेकिन हमने वन को इंक्लूड नहीं करवाया, ठीक। मतलब जीरो से वन के बीच है। अब जीरो से वन के बीच में आप हमेशा इंटीजर की वैल्यू तो हमेशा जीरो ही रहने वाली है, इस पार्ट की वैल्यू ये जीरो रहेगा। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा वही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और वो एक्चुअल वैल्यू किसकी होगी, क्या वो एक्स की वैल्यू होगी, नहीं, वो वैल्यू किसकी होगी। अब यहाँ पे आप देखो, जीरो से वन के बीच में मैंने लिखा है ना, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ ना, जीरो से वन के लिए जीरो वैल्यू इंक्लूडेड है, वन इंक्लूडेड नहीं है, मतलब जीरो से 0.9 तक हमने अप्रोच की ना। तो अगर हम y की वैल्यू देखें तो y की वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी, ठीक है, इस रेंज में लाई करेगी वो। ठीक, मतलब इसकी y की वैल्यू जो वो जीरो से वन के बीच में होगी, ठीक। अब अगर मैं वन से स्टार्ट करूं लेकिन टू तक ना जाऊं, ठीक है, वन से, वन और वन के बराबर है वो, लेकिन टू नहीं है। एग्जैक्ट वन जब होगा, जब एग्जैक्ट वन होगा तो वन माइनस वन जीरो बन जाएगा वो, मतलब जीरो। तो y यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा, y 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। हमेशा इतना ही आएगा भाई, ध्यान रखना। और वन भी जो है वो वन इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, ठीक। टू से फिर थ्री तक हम चले गए। टू इस बार भी इंक्लूडेड है मगर थ्री इंक्लूडेड नहीं है। जिस टाइम पे टू होगा एग्जैक्टली टू, तो जीरो बन जाएगा वाई, अदरवाइज वो इतना ही रहने वाला है, ठीक। नेगेटिव नंबर के लिए देख लेते हैं, माइनस वन से जीरो तक जाना है ना अब तो हमको, तो माइनस वन से जीरो तक, माइनस वन इंक्लूडेड है, ठीक है। अब माइनस वन से जीरो के लिए जरा चेक करके देख लेते हैं। जब माइनस वन होगा तब तो वो जीरो ही रहेगा, अदरवाइज वो हमेशा वन ही रहेगा। तो चेक कर चुके हैं, जीरो से वन के बीच ही आंसर आना है, इतना तो श्योर है, ठीक। इसलिए हमेशा 0 to 1, 0 to 1 लिख रहा हूँ। वन के लिए नॉट इंक्लूडेड देखो, वन हमेशा नॉट इंक्लूडेड रहेगा। माइनस टू से माइनस वन, अगेन 0 to 1, वेयर वन इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स हम यहाँ पे ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है, केवल प्लॉट करने हैं हमें पॉइंट्स को, और कुछ नहीं करना।
ठीक है, इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। करेक्ट। अब यहाँ है एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, हमने पॉइंट्स कितने कंसिडर किए, 0 1 2 3, 0, यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4। और y की वैल्यू तो 1 से ज्यादा जानी ही नहीं है, रेंज ही 1 तक जा रही, तो इसलिए y के लिए मैंने केवल एक 1 ही पॉइंट को कंसीडर किया और कुछ कंसीडर ही नहीं किया। राइट, इस तरह से हमने अभी केवल मार्क किए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट्स को। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो -2 से -1 वैल्यू अभी भी 1। एक चीज और देखिए, 0 पॉइंट इंक्लूड है बट 1 इंक्लूडेड नहीं है। 0 को इंक्लूड किया, ठीक है, 0 को इंक्लूड किया मगर 1 को इंक्लूड नहीं किया। इस तरह से बनेगा। ठीक, अब ग्राफ की वैल्यू 0 से 1 तक जा रही है। 0 से 1 तक अगर हम यहाँ पे ना अलग अलग एग्जाम्पल से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, मान लीजिए एक्स की वैल्यू मैंने 0.1 ली तो आंसर 0.1 ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0.2 लूँ तो आंसर 0.2 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, 0.99 आ जाएगा, इस तरह से। यानी ये कुछ इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा ग्राफ, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक, अब अगली स्टेप हम वन वन इंक्लूड है बट टू इंक्लूडेड नहीं है, फिर से वन इंक्लूड हुआ लेकिन टू इंक्लूडेड नहीं है, का ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। सारे के सारे पॉइंट्स ऐसे ही बनेंगे, इस तरह से। ठीक है, ऐसा ऐसा ग्राफ ये बनता जाएगा। यहाँ पे देखें अगर -1 वाले पॉइंट पे, तो -1 से 0 फिर से वही बात हो रही है, तो -1 से 0, -1 तो इंक्लूडेड है बट 0 वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ये बन गया इस तरह का ग्राफ। ठीक है, ऐसा इसका ग्राफ बनता है। ध्यान से देखो, केवल यहाँ पे मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना रहा हूँ। अब देखिए क्या बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये तो इसका ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ है ना एक्चुअली कैसा बन रहा है, आप ध्यान से देखो, इसको हम बोलते हैं सॉ टूथ वेवफॉर्म। सॉ टूथ वेवफॉर्म इसको बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ध्यान से देखो, सॉ मतलब क्या होता है, आरी। ठीक है, आरी के आपने देखे हैं ना कैसे होते हैं, उसके टीथ कुछ इसी तरह के होते हैं, तो उसी के नाम पे इसको बोलते हैं सॉ टूथ वेवफॉर्म। ये आरी के दांत जैसे होते हैं ना उसके, बिल्कुल वैसा ही शेप आ रहा है, जिगजैग, मतलब वैसे ट्रायंगल वाला, राइट एंगल ट्रायंगल वाले टाइप के टीथ है ना, बिल्कुल वैसा ही शेप इसका दिख रहा है। तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है इंटीजर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। ठीक है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्लियर हो गया। ठीक, किस तरह से वेवफॉर्म बनाई हमने, किस तरह से डायग्राम बनाया है। अब ये आपको एग्जैक्टली पूरा समझने के लिए हमें ना क्या है, हम केवल एक 0 से 1 के लिए एक थोड़ा सा जूम करके अगर ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा केवल 0 से 1 वैल्यू के लिए, कि 0 से 1 वैल्यू के लिए वो किस तरह से ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो उसको अगर आप बना लोगे केवल 0 से 1 वैल्यू के लिए, तो सिमिलर तरीके से आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन सभी पॉइंट्स का ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और ये इस तरह से लिखा जाता है, x माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ x, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को हम x में सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी वो आंसर में मिल जाएगी वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है,
तो देखिए जितने मेन फंक्शन थे सारे डिस्कस कर लिए हैं मैंने, दो फंक्शन और बच रहे हैं बस, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये बच रहे हैं। ठीक है, तो अब इन फंक्शंस को समझने के लिए हालांकि ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, पूरी कंप्लीट तरीके से इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है वो, और एक लॉग फंक्शन है वो, तो ये दोनों मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा एक बार। लॉग फंक्शन इसलिए एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं इस वजह से। ठीक है, मेनली इसकी प्रॉपर्टीज ये जो हमें ध्यान रखनी है। क्लियर? तो अब मैं, ये तो हो गया हमारा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसे इरेज करके आप अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना उसके बारे में। ठीक, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? कंप्लीटली तो ये पूरा एक्सप्लेन अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है उतना आइडिया देता हूँ आपको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट का क्या मीनिंग होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ टाइप y बराबर a टू द पावर x। ठीक है, a की पावर x टाइप का जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? जो इस तरह से लिखा हो। अब ये y क्या है, x क्या है, देखिए अभी तक जितने फंक्शन आपने पढ़े थे, आपने पढ़े ऐसे जिसमें बेस हमेशा x होता था, पावर एक कांस्टेंट नंबर होता था। जितने भी फंक्शन आपने पढ़े ना, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा तो पावर वाज कांस्टेंट, बेस वाज x, करेक्ट। पावर फंक्शन पढ़ा, अगेन सेम इसी टाइप का था वो भी। ठीक है, और उसके बाद में स्क्वायर रूट पढ़ा, स्क्वायर पढ़ा, सब इसी तरह के थे जिसमें बेस में वैल्यू थी x, मतलब वेरिएबल जो था वो बेस था। लेकिन इस फंक्शन को ध्यान से देखो, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है पावर में, और बेस क्या है, वो है कांस्टेंट नंबर। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को अगर हम ध्यान से समझें तो अब आप मुझे ये बताओ कि इस पॉसिबिलिटी में a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर मान लीजिए a की वैल्यू को हमने जीरो कर दिया, अगर मान लो हमने a की वैल्यू को जीरो कर दिया, तो क्या x की एग्जिस्टेंस बचेगी वहां पे? बिल्कुल नहीं बचेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, a नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, याद रखेंगे इस बात को आप, पहली चीज। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, a जो है ना, a जो नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये भी याद रखना है। मतलब a ग्रेटर देन जीरो भी होना चाहिए, इज इक्वल्स टू जीरो नहीं है, ध्यान रखिए। और a कैसा है, जीरो से बड़ा भी है, ये भी ध्यान रखना होगा। अब ये a जीरो से बड़ा क्यों है, ध्यान रखें क्यों होना चाहिए ऐसा, इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। सपोज x की वैल्यू हो 1/2, वो तो पॉसिबल है, करेक्ट। लेट्स कंसीडर x इज हाफ, 1/2। हाफ का मतलब होता है अंडर रूट बन जाना, यानी वो अंडर रूट a बन जाएगा उस मोमेंट पे, ठीक है ना, जब x की वैल्यू हाफ होगी तो। ठीक, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख भी दे रहा हूँ, चलो इधर ही लिख देते हैं। when x is 1/2 then y हो गया अंडर रूट a। ठीक है, अब अगर नाउ if a is equals to -1 then y becomes अंडर रूट -1, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव नंबर की पॉसिबिलिटी नहीं, अंडर रूट में नेगेटिव नंबर का अराइज नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ हो चुका है। तो इसी रीजन की वजह से, क्योंकि फिर वो रियल नंबर नहीं रहेगा, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसी रीजन की वजह से ए जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है।
ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ना तो जीरो हो सकता, जीरो क्यों नहीं हो सकता वो मैंने आपको बताया कि फिर जीरो बेस ही जीरो हो गया तो पावर कुछ भी हो, पावर का कोई रोल बचा नहीं। और जबकि पावर वेरिएबल है तो पावर डिपेंडेंट हो गया ना, सॉरी इंडिपेंडेंट तो पावर है ना, बेस नहीं है इंडिपेंडेंट। बेस तो एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन पावर में क्या है, एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है जो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये रीजन था नॉट जीरो होने का, और ये वाला रीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्मेशन हो सकती है, दैट इज द रीजन व्हाई ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, दो पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक, अब अगर बात करें हम एक्स की, और इसमें भी हम एक केस और अराइज रखते हैं कि ए की वैल्यू ना, एक तो केस होता है ए की वैल्यू जो 0 से 1 के बीच हो सकती है। 0 से 1 के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, ए की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच अगर हो तो कैसा ग्राफ बनता है, और ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो तो कैसा ग्राफ बनता है, वो बाद में सीखना है आपको, क्योंकि हमें इसमें भी काफी सारे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, फिर हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक, अब हम आ जाते हैं, तो ये तो याद रखिएगा बेस की बात हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक लॉग फंक्शन समझ नहीं पाओगे आप, याद रखिएगा इस बात को। तो ए क्या है उसका बेस, ये जो जीरो नहीं हो सकता, जीरो ना होने का कारण बता दिया मैंने आपको, क्यों जीरो नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज अगर ये जीरो हो जाए तो जीरो होने पे फिर एक्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है। ठीक है, इसी वजह से बेस कभी भी जीरो पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, जो बेस है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, बराबर इसको साइन तो पहले ही कैंसिल किया हुआ है तो वो हो नहीं सकता है। ठीक, अब हम अगर बात करें एक्स की, एक्स कैसा नंबर हो सकता है, एक्स तो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, याद रखो आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम 2 लें तो ये ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम 3 लें तो ये ए क्यूब, हाफ लें अंडर रूट ए, मतलब हमें कोई ना कोई नंबर वहां पे जरूर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम कोई भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे कि एक्स की वैल्यू अगर इतनी है, एक्स की वैल्यू इतनी है, एक्स की वैल्यू इतनी है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ हम ड्रॉ भी करके देखते हैं। तो मैं आ रही बात, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, चलो ग्राफ ड्रॉ करने वाले क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसी में सीखेंगे, क्योंकि अभी फिर आपकी क्लास ओवर हो जाएगी पूरा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और इतने में आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो वो मैं अभी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। बस हाँ, अभी मैंने आपको इतना बताया है कि जो भी फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ होगा, बेस और उसकी पावर में हो वेरिएबल, ठीक है, बेस हो फिक्स और उसकी पावर में हो एक वेरिएबल, उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट का मीनिंग यही होता है कि पावर, और पावर कैसी होनी चाहिए, वेरिएबल, पावर मस्ट बी वेरिएबल, मतलब चेंज हो सके। तो ये हो गया वो, और बेस जो है वो जीरो नहीं हो सकता, और बेस की वैल्यू जीरो से ज्यादा ही होगी हमेशा। रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जीरो ना होने का रीजन मैंने वर्बली एक्सप्लेन किया, क्योंकि अगर बेस ही जीरो हो जाए तो फिर y हमेशा जीरो बन जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y फिर फिक्स हो गया ना, y तो जीरो ही हो गया है, इस वजह से वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर x का जो एग्जिस्टेंस है वो दिखेगी नहीं आपको, वो रहेगी नहीं, इस वजह से जीरो नहीं होना चाहिए बेस को। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है मैंने एक्सप्लेन किया है अभी, बाकी इसके लिए हम ग्राफ जो है वो डोमेन रेंज ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉग फंक्शन जो और बचता है उसे और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट, फिर हम डोमेन और रेंज सीखेंगे इसके लिए। ओके, तो अभी ये बताइए, जो मैंने पहले वाला फंक्शन एक्सप्लेन किया था, एक्स कौन सा था, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो सभी को समझ में आया। ओके, और जो ये वाला एक्सप्लेन किया है अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, केवल अभी मैंने दो पॉइंट्स इसके बताए हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, एक इस तरह का फंक्शन जो लिखा हो a टू द पावर x, ए कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक,
तो ये ध्यान रखना है हमको। और एक और चीज ध्यान रखनी होगी हमको, यहाँ पे ए नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से हटा दो, छोड़ दो, क्योंकि वो यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। ए ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, मतलब ए की वैल्यू जीरो से ज्यादा ही होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती ना जीरो हो सकती है। हाँ वो नॉट इक्वल्स टू जो है ना बेटा वो वन होता है, ध्यान रखना, उसको करेक्ट कर लेना। पहले जो लिख दिया ना मैंने कि नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड हो गया इस पार्ट में, नॉट इक्वल्स टू जीरो भी है वो, लेकिन वन भी नहीं हो सकता। वन क्यों नहीं हो सकता वो भी समझो। अगर यहाँ पे वन रख दिया जाए, अभी भी तो एक्स का रोल नहीं बचेगा। अब वन की पावर कुछ भी करो, वन की पावर कुछ भी करो, क्या आंसर आएगा, वन ही तो आएगा हर बार। तो इसलिए ए नॉट इक्वल्स टू वन होता है, ठीक है, ए की वैल्यू वन नहीं हो सकती और जीरो से ज्यादा होगी हमेशा, ठीक है। ये सामने लिखे हुए रीजन। तो ये इस तरह का फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको इसकी डोमेन रेंज एक्सप्लेन करूंगा, ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लॉग फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फंक्शन वाला, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना डोमेन और रेंज फाइंड करने से रिलेटेड वो सीखेंगे, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वो आपके केवल 11th 12th के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी फेस करने की सोच रहे हो, जो भी उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की सोच रहे हो, उसमें भी इसके क्वेश्चन जरूर ही आते हैं, तो इस वजह से भी वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी कुछ पूछना तो नहीं किसी को और? हाँ लेकिन वो तो केवल एक केस हुआ ना बेटा, सभी केस में तो ऐसा नहीं होगा ना। हाँ वो तो तुमने एक्स के लिए बोल रहे हो ना, वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर मान लो बेस नेगेटिव कर दिया जाए, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक, लेकिन कभी ना कभी का तो केस ऐसा आएगा ना जब एक्स की वैल्यू 1/2 हो, बताओ, कभी तो आएगा, आएगा ना, तो उस मोमेंट पे तो ये इमेजिनरी बन जाएगा ना, आयोटा बन जाएगा, या आयोटा और बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो इसी वजह से हमने नेगेटिव नंबर को पहले ही कैंसिल आउट कर दिया है, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि जो भी हम रीजन लेते हैं ना तो वो रीजन यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिवर्सल का मीनिंग होता है कि वो सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम तो सभी नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा वो, इस वजह से पहले ही नेग्लेक्ट कर दिया गया कि नेगेटिव नंबर हटा ही दो, पूरी डोमेन से हटा दो, इस वजह से, ठीक है। और हमने ए के लिए माना है, हाँ फंक्शन यूनिवर्सल होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी अभी तक फंक्शन लिखे ना देखो सभी ऐसे हैं जो हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अभी हमने फ्रैक्शन वाला पार्ट बताया था, पिछला फंक्शन जो मैंने कंसीडर किया, देखो पूरे फंक्शन का ग्राफ जो है वो 0 से 1 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 यही मिल रहा, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी लिखी हो हमने, बट वाई की वैल्यू तो 0 से 1 ही आ रही थी हमेशा, है ना। तो यूनिवर्सल होने का मीनिंग ये होता है कि वो सभी वैल्यू के लिए होल्ड करे अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, ये होता है उसका मीनिंग, ठीक। एनी अदर प्रॉब्लम या डाउट? चलो ठीक है, तो अब आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, फिर कर लीजिए डिस्कनेक्ट।